क्या आप हर काम को सोच समझ कर करते हैं या फिर कभी कभी बिना सोचे समझे भी कर लेते हैं? जब हम किसी काम को सोच समझकर उसके कारण और परिणाम को जानकर किसी काम को करते हैं, उसे तार्किक क्रिया कहा जाता है। जैसे परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए हम तैयारी करते हैं, उसे तार्किक क्रिया कहा जाता है। और इसके अपोजिट जब हम किसी काम को बिना सोचे समझे सिर्फ भावनाओं, आदत या फिर विश्वास के कारण उस काम को करते हैं, उसे अतार्किक क्रिया कहा जाता है। जैसे छींक मारने पर हम उस काम को रोक देते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर डे को शुभ या अशुभ मानकर उसको टाल देते हैं, या फिर किसी पेन को ही लकी मानकर हम उससे ही पेपर लिखते हैं, उसे कहा जाता है अतार्किक क्रिया। इसके बारे में मैक्स वेबर कहते हैं कि हमारे काम कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ तार्किक होते हैं और कुछ भावनाओं और परंपराओं पर आधारित होते हैं। और पैरेटो का कहना है कि हमारे जो ज्यादातर काम होते हैं वो अतार्किक ही होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें सही साबित करने की कोशिश की जाती है। जबकि जो टालकट पार्सन है, उनका मानना है कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो तर्क पर आधारित नहीं होता, बल्कि हमारे जो समाज के नियम और मूल्य होते हैं वो उसको तय करते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो नजरिया है ज़्यादा से ज़्यादा तार्किक हो और सही सोच हो हमारी। क्या आप जानते हैं कि आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? 90% स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष की अवधारणा लेविस ए कोजर ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दिया था। इसके अंदर उन्होंने 2 प्रकार के संघर्ष बताए थे, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। आंतरिक संघर्ष मीन्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बाह्य संघर्ष मीन्स एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जब एक समूह के अंदर संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं, तो उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। और जब 2 अलग अलग समूहों के बीच में झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, तो उसको एक्सटर्नल मीन्स बाह्य संघर्ष कहा जाता है। अगर इसको और आसान भाषा के अंदर समझे तो जब एक स्कूल के बच्चों के बीच में झगड़े होते हैं तो उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर 2 अलग अलग समूहों अलग अलग स्कूलों के बीच में संघर्ष होते हैं, झगड़े होते हैं, तो उसको एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स बाह्य संघर्ष कहा जाता है। इसके बारे में क्रोजर कहते हैं कि जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो कई बार सुधार आने की उम्मीद होती है, कभी कभी सुधार आने की उम्मीद होती है। लेकिन जब बाह्य संघर्ष मीन्स एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो समूहों के बीच में एकता आती है, उनके बीच में सुधार आने की उम्मीद हो जाती है। तो क्या किसी घटना के पीछे एक ही कारण होता है या फिर कई कारण हो सकते हैं? सिगमंड फ्रायड की थ्योरी अति निर्धारण। इस थ्योरी के अंदर सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि किसी भी घटना या व्यवहार के पीछे एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कारण अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम होता है उसको समझाने के लिए। जैसे हम कोई सपना देखते हैं तो उस सपने के कई कारण हो सकते हैं, कई हमारी दबी हुई इच्छाएं हो सकती हैं, कई हमारे अनुभव हो सकते हैं। तो बस इतना ही, अति निर्धारण, एक प्रभाव, कई कारण। क्या कुर्सी पर बैठने से ही कोई नेता सही बन जाता है या फिर जनता की मंजूरी भी जरूरी होती है? लेक्टिमेंसी, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत जो कि मैक्स वेबर ने दिया था, उनका मानना था कि असली पावर वही जिसे जनता स्वीकार करे। और वैधता का अर्थ है कि जब लोग किसी शक्ति को स्वीकार करते हैं, मान्य समझते हैं, उसको ही असली ताकत कहा जाता है। सिर्फ ताकत होना ही असली शक्ति नहीं है, बल्कि जनता की स्वीकृति ही असली शक्ति है। इसको इन्होंने 3 रूपों में डिफाइन किया है, जैसे परंपरागत शक्ति और करिश्माई शक्ति और कानूनी या तार्किक शक्ति। परंपरागत शक्ति जो पहले टाइम में चलती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली, जैसे राजा का बेटा राजा हुआ करता था। और करिश्माई शक्ति जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और तार्किक या कानूनी जो जब एक लंबे संघर्ष के बाद किसी ताकत या शक्ति को हासिल किया जाता है, जैसे हमारे आईएएस अधिकारी। अब कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार तभी टिकती है जब जनता की मंजूरी मिलती है, नहीं तो फिर आंदोलन शुरू। अब आप मुझे बताइए, आज के समय में असली ताकत कहां से आती है, जनता या फिर कानून? क्या बिना बदले भी एक साथ रहा जा सकता है?
समायोजन। समायोजन उस स्थिति को कहा जाता है जब दो अलग अलग समूहों के व्यक्ति अपने मतभेद होने के बावजूद भी एक ही जगह पर शांति के साथ रहते हैं। मीन्स वहां पहचान नहीं बदलती, सिर्फ व्यवहार के साथ समायोजन किया जाता है, उसको कहा जाता है एकोमोडेशन। मीन्स समायोजन जब दो अलग अलग समूहों के व्यक्ति एक ही संस्था के अंदर एडजस्टमेंट करके कार्य करते हैं, उसको कहा जाता है समायोजन। वहां पर पहचान न बदलकर सिर्फ संघर्ष कम किया जाता है और एडजस्टमेंट के साथ काम किया जाता है, उसको कहा जाता है एकोमोडेशन, समायोजन। क्या होता है जब एक छोटी संस्कृति एक बड़ी संस्कृति के अंदर पूर्ण रूप से घुल मिल जाती है? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक अल्पसंख्यक समूह अपनी संस्कृति को छोड़कर एक प्रभावी या प्रमुख संस्कृति को अपना लेता है। मीन्स उसके अंदर पूर्ण रूप से घुल मिल जाता है, पूर्ण विलय हो जाता है, उसको कहा जाता है आत्मसातकरण। जैसे विदेश के अंदर बसकर अपनी मूल भाषा, परंपरा, अपनी संस्कृति को छोड़कर वहीं की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को अपना लेना, उसको कहा जाता है आत्मसातकरण। मीन्स अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना, उस दूसरे को अपना लेना, उसको कहा जाता है आत्मसातकरण। क्या अलग अलग संस्कृति मिलकर भी अपनी पहचान को बचा सकती हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर अलग समूह या संस्कृति एक व्यापक और सामाजिक ढांचे के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। जैसे एक साथ रहना लेकिन अपनी अलग पहचान को रखना। जैसे भारत के अंदर विविधता में एकता, अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग धर्म, लेकिन राष्ट्र एक, विविधता में एकता। अगर इसको और सरल भाषा में और एक लाइन के अंदर जाने तो इंटीग्रेशन के अंदर विविधता बनी रहती है। इंफॉर्मेशन जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कुछ सीखती है लेकिन अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं बदल पाती, उसको कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण करना। यानी पर संस्कृति ग्रहण वो स्थिति होती है जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के कुछ तत्वों को अपनाती है लेकिन अपनी मूल पहचान को नहीं खोती, उसको कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण करना। यानी कुछ सीखना है, अपने आप को मिटाना नहीं। जैसे भारत के अंदर हम पश्चिमी पहनावे को तो अपनाते हैं, लेकिन जैसे ही त्योहार या मूल मान्यताएं होती हैं उस दौरान हम अपनी ट्रेडिशनल पोशाक ही पहनते हैं। यानी पर संस्कृति ग्रहण के अंदर आंशिक परिवर्तन होते हैं, न कि पूर्ण। क्या आप जानते हैं कि हर अपराध सड़क पर नहीं किया जाता, बल्कि कुछ अपराध सूट बूट पहनकर ऑफिस के अंदर भी किए जाते हैं। अब आप बता सकते हैं मुझे कि डाकू से ज्यादा खतरनाक कौन? वो जो कानून की आड़ में करोड़ों का खेल खेल जाते हैं, उनको कहा जाता है सफेद पोश। सफेद पोश की अवधारणा देने वाले सबसे पहले एडविन एच सदरलैंड थे। उन्होंने ये अवधारणा 1939 के अंदर दी थी और इस अवधारणा के दौरान उन्होंने कहा था कि जब उच्च सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति वाले लोग अपने पद और व्यवसाय का गलत इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार के अपराध करते हैं तो उनको सफेद पोश कहा जाता है। इसको अगर और सरल भाषा के अंदर जाने तो जब पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित लोग अपने पैसे और व्यवसाय का गलत इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार के अपराध करते हैं, उनको सफेद पोश कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, गबन, रिश्वत और मिलावट जैसे अपराध जब किए जाते हैं उनको सफेद पोश कहा जाता है। और इस अपराध की खास बात ये होती है कि इनके अंदर हिंसा नहीं होती, लेकिन समाज और अर्थव्यवस्था को ये भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इस विषय के ऊपर मीन्स सफेद पोश के ऊपर भारत के अंदर चर्चा करने वाले वीजी राव का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो याद रखिए, हर अपराधी जेल की वर्दी के अंदर नहीं होता, बल्कि सफेद कॉलर के अंदर भी होता है। क्या आपको पता है कोरवी व्यवस्था क्या होती है? कोरवी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कार्ल मार्क्स थे और कोरवी का अर्थ होता है जबरदस्ती काम कराना। जब एक किसान अपनी जमीन के अलावा जमींदार की जमीन पर बिना मजदूरी के काम करता है, उसको कार्ल मार्क्स ने प्रत्यक्ष शोषण कहा है, जहाँ पर श्रम को, काम को सीधे सीधे छीन लिया जाता है। अगर इसको भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसको बेकार प्रथा से जोड़ा जाता है, जिसके बारे में डी.डी. कोसंबी, ए.आर. देसाई जैसे इतिहासकारों ने भारतीय समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की चर्चा की है। अगर कोरवी व्यवस्था के बारे में जाने तो ये फ्यूडल सोसाइटी मीन्स सामंतवाद के अंदर जो शोषणकारी ढांचा था उसको समझने के लिए कोरवी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसकी चर्चा कार्ल मार्क्स ने की थी। सरकार सिर्फ डंडे से नहीं, दिमाग से भी राज करती है। जब लोग खुद ही शासक की सोच को सही मानने लगते हैं, वही आधिपत्य है।
आधिपत्य की अवधारणा किसने दी? आधिपत्य की अवधारणा देने वाले एंटोनियो ग्राम्सी थे। उन्होंने कहा कि शासन केवल बल और कानून से नहीं होता, बल्कि सहमति से भी होता है। जब शासक वर्ग शिक्षा, संस्कृति, धर्म और मीडिया के माध्यम से ऐसी सोच को उत्पन्न कर देता है कि लोग उसी सोच को सही मानने लगते हैं, उसका विरोध नहीं कर पाते और उसी व्यवस्था और उसी सोच का समर्थन करने लगते हैं, वही आधिपत्य है। जिस अवधारणा को देने वाले एंटोनियो ग्राम्सी थे